ठीक है स्टूडेंट्स, देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है, उसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ये अपने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटेड इसमें क्या होता है नहीं होता, वो भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया और इन दोनों के बेसिस पे हमने सवाल वगैरह भी कर लिया। अगर आपको प्रॉपर्ली याद हो तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में अपन क्या करते थे कि सारे करंट प्राइस का सम निकालते थे, सारे 20 प्राइस का सम निकालते थे, उनके रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करते थे, जो भी निकल के आता था उसी को हम लोग बोलते थे इंडेक्स नंबर बाय द हेल्प ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका तरीका ये था कि आप पहले सारे आइटम का इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव निकालो, ठीक है, और सारे आइटम का इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद में आपको एवरेज निकालो, मतलब सारे आइटम के लिए अपने को अप्लाई करना था करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इनटू 100। इस तरीके से इंडिविजुअल हर आइटम के लिए प्राइस रिलेटिव निकल के आ रहा था और जो भी हर आइटम का प्राइस रिलेटिव का कलेक्शन था उसका मेरे को सिंपल एवरेज लेना था। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल द प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करना था। क्या ये दोनों आइडिया याद है आप लोग को अच्छे से? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। हाँ तो आज बेटा इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे इन द सेंस कि नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस वेटेड एग्रीगेट। ठीक है, वेटेड एग्रीगेट डिस्कस करेंगे हम लोग आज, ये क्या तरीका होता है और इसमें क्या करना है हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, आज हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट है वेटेड एग्रीगेट। चलो इसका वैसे ओवरऑल जो हेडिंग है दैट इज वेटेड इंडेक्स नंबर, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेटेड एग्रीगेट। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 अलग अलग चीज पढ़ना है हम लोग को। एक एक करके सबका डेफिनेशन वगैरह आप लोगों को बता देता हूँ एंड देन क्वेश्चंस में भी देखेंगे क्या इनका एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर में सबसे पहला वाला ऐसा है कि इफ along with base price and current price of all the items of all the items we are also given the weight of all the items then the index number based on weighted aggregate is given by ध्यान से देखना, P01 is equal to summation P1W divided by summation P0W into 100. ठीक है, where W is weight of each item, ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ो, रीड करो एक बार, ज्यादा समझ में आने का उम्मीद नहीं है मेरे को, लेकिन पहले एक बार पढ़ो उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या। ठीक है, हो गया पढ़ना, बात करें? हाँ सर। हाँ सर।
पुराना वाला जो बेटा मेथड था हम लोग का, ठीक है, पहला वाला जो मेथड था हम लोग का, जिसमें हम लोग सिंपल एग्रीगेट लेते थे हम लोग, या सपोज करो कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव हम लोग लेते थे, उसमें एक तरीके से जो मेथड डिवाइस किया हुआ है, उसमें ऐसा है कि सारे आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, जिस भी किसी कलेक्शन ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट करके हम इंडेक्स नंबर रेडी कर रहे हैं महंगाई का पता लगाने के लिए, ठीक है, उस मतलब क्या है कि पूरे स्टडी में इन्वॉल्व जितना भी आइटम होगा सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट चीनी है उतना ही इंपॉर्टेंट चावल है, जितना इंपॉर्टेंट आटा है उतना ही इंपॉर्टेंट तेल है, उतना ही इंपॉर्टेंट कॉलगेट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ब्रश है, उतना ही इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी कंज्यूमेबल आइटम है। लेकिन आप खुद एक बार के लिए सोचो कि जो सब आइटम्स अपन कंज्यूम करते हैं, क्या सारा आइटम ओवरऑल सारे पब्लिक के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या? तो कुछ आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आइटम कम इंपॉर्टेंट है, बताओ। थोड़ा सोच के, मतलब आराम से, टेंशन मत लो, एकदम अच्छे से सोचो, सोच के मेरे को बताओ कि सारा आइटम इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अनइक्वली इंपॉर्टेंट? Unequally. Equally. Unequally. आंसर इज अनइक्वली। ठीक है, आंसर इज अनइक्वली। रीजन मैं बताता हूँ, देखो रीजन ये है कि अब कुछ आइटम्स जो मानो कि अपने खाने के लिए जरूरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मानो एक लग्जरी आइटम भी होता है, फॉर एग्जाम्पल मानो कि परफ्यूम है। ठीक है, परफ्यूम तो इतना कोई इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, समझ रहे हो? अगर राइस और परफ्यूम के अंदर में बात किया जाए तो एक खाने की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो राइस और परफ्यूम इक्वली इंपॉर्टेंट होगा कि अनइक्वली इंपॉर्टेंट होगा? खुद सोच के बताओ। Unequally. Unequally. अनइक्वली, मतलब राइस जो है वो ऑब्वियसली फूड है, वो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परफ्यूम ऐसा है कि लग्जरी आइटम है, ठीक है, पैसा है तो खरीदो, नहीं पैसा तो मत खरीदो, तो अनइक्वली इंपॉर्टेंट हुआ ना। तो जो हम पुराने तरीके से सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव या सिंपल एग्रीगेट के तरीके से जो इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे, उसके अंदर में एक तरीके से बहुत सारे स्टेटिस्टिशियन लोग का ये मानना है कि वो एक डिफॉल्ट था उसके अंदर, एक मतलब फॉल्ट था, समझ रहे, गलती था उसके अंदर में, जिसकी वजह से वो करेक्ट महंगाई का आइडिया हम लोग को नहीं दे पा रहा था। बात आप लोगों को समझ में आया कि सिंपल एग्रीगेट या सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव में एक ठूक गड़बड़ था। वो गड़बड़ ये था कि भाई सारे आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ में ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, जबकि असलियत ये है कि भाई एक पॉपुलेशन के लिए सारा आइटम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी कोई कलेक्शन ऑफ आइटम बना के हम इंडेक्स नंबर निकालें, सारा आइटम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने का आइडिया फिर स्टैटिस्टिशियन लोग ने निकाला। क्या आइडिया निकाला? उन्होंने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि हम हर एक आइटम के साथ एक वेट ऐड करें। एक वेट मतलब एक सिंपली एक नंबर एसोसिएट करके, ठीक है, जो आइटम पॉपुलेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको एक लार्जर नंबर एसोसिएट करेंगे, उससे ज्यादा बड़ा वेट देंगे उसको, और जो आइटम कम इंपॉर्टेंट होगा उसका वेट का वैल्यू हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि सही इंडेक्स नंबर हम लोग को मिल पाएगा, ऐसा उन लोग का आइडिया था। ठीक है, मैं दोबारा एक बार कहता हूँ, प्रीवियस क्लास में पढ़े गए मेथड्स के अंदर में देयर वाज अ डिफेक्ट, ऐसा स्टैटिस्टिशियन लोग का मानना है। एंड दे जनरली से कि द डिफेक्ट इज कि भाई आप जब इंडेक्स नंबर बना रहे हो तो उस टाइम पर आप क्या है कि सारे आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि पॉपुलेशन के सारा आइटम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होगा। राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफ्यूम कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर इंडेक्स नंबर बनाते समय राइस और परफ्यूम को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो आपको महंगाई का सही पिक्चर नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो फॉर दैट दे डिसाइडेड कि व्हाट वी विल डू फ्रॉम नाउ ऑन इज कि हम सारे आइटम्स को ध्यान से देखेंगे, हम एक स्टडी करेंगे पब्लिक के बीच में ले जाके कि भाई कौन सा आइटम आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। जो आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम एक बड़ा वेट देंगे, बड़ा वेट देंगे इन द सेंस कि उसके साथ में एक बड़ा नंबर एसोसिएट करेंगे। मान लो कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है हम उसके साथ में 40 एसोसिएट करें, बट सिंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम सो इट्स वेट शुड बी 40। जो लेस इंपॉर्टेंट होगा उसका वेट मान लो कि 5, 10, 2, 1 ऐसा कुछ वेट कर देंगे उसका। तो जो आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका वेट थोड़ा ज्यादा, और जो आइटम कम इंपॉर्टेंट उसका वेट थोड़ा कम, ऐसा उन लोगों ने आइडिया लगाया। फिर उन लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे कि जो भी वेट एसोसिएटेड रहेगा, तो आइडिया वही है कि करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इनटू 100 करना है। लेकिन इस बार क्या है कि करेंट प्राइस को डायरेक्टली नहीं लेना,
सारे करंट प्राइस को क्या करना है कि रेस्पेक्टिव आइटम के वेट से पहले मल्टीप्लाई करना है, और वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद करंट प्राइस और वेट का जो प्रोडक्ट होगा सारे आइटम के लिए उसका समेशन लेना है मेरे को, ठीक है। और नीचे वंस अगेन बेस ईयर में जो भी उस आइटम का प्राइस था उसको भी उसके रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करना है, और वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद में उन सारे आइटम के ये बेस प्राइस और वेट के प्रोडक्ट का समेशन लेना है, और फिर ये वाला समेशन डिवाइडेड बाय ये वाला समेशन इनटू करना है 100, और इससे जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा वेटेड एग्रीगेट मेथड से इंडेक्स नंबर, ठीक है। द इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय दिस विल बी कॉल्ड इंडेक्स ऑब्टेन्ड बाय वेटेड एग्रीगेट। क्या ये आइडिया समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ इधर। हाँ सर, यस आगे ठीक है। अब देखो यार इसके अंदर में भी क्या है कि फिर से थोड़ा सा बहसबाजी हो गया स्टैटिस्टिशियन लोग के बीच में, ठीक है। थोड़ा बहसबाजी हो गया उन लोग के बीच में। बहसबाजी ये हुआ कि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि यार एक काम करो कि मतलब जाओ पब्लिक के बीच में पता करो, एक सर्वे कराओ, ठीक है, और जो भी आइटम आप इंडेक्स नंबर में चूज करना चाहते हो, ठीक है, वो सारा आइटम का एक क्वेश्चनर बना के दो, सब लोग को पूछो कि भाई तुम लोग अपना अपना इंपॉर्टेंस के हिसाब से इन सारे आइटम को अरेंज करो, और उस स्टडी से जो है सारे आइटम्स का आप लोग वेट जो है वो डिसाइड करो। ऐसा कुछ स्टैटिस्टिशियन लोग का मानना था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि यार इतना नौटंकी करने का क्या जरूरत है कि पब्लिक के बीच में जाओ, सर्वे कराओ, नौटंकी करो, फिर उसको बैठ के अलग से स्टडी करो, फिर एक एक आइटम का मतलब क्या है कि आप वेट डिसाइड करो, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा कहना था, कुछ लोगों का नहीं, इनफैक्ट मतलब एक पर्टिकुलर लैस्पायर्स बोल के था, वो बोला कि इतना माथामरी क्यों करे, सीधा सीधा एक काम करते हैं, बेस ईयर के अंदर में ये सारा का सारा आइटम कितना कितना क्वांटिटी में कंज्यूम हुआ वो डेटा तो हमारे पास में होगा ही। क्या बोलते हो, होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो बेस ईयर में ये सारा जो आइटम्स है वो जितना जितना कंज्यूम हुआ है, जो आइटम ज्यादा कंज्यूम है ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम, और जो आइटम कम कंज्यूम हुआ, सिंस मान लो जैसे हम परफ्यूम और राइस का बात कर रहे थे, तो राइस को सब लोग कंज्यूम करेगा, परफ्यूम को कुछ लोग करेगा कुछ लोग नहीं करेगा। तो जो आइटम ज्यादा कंज्यूम हुआ है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कम कंज्यूम हुआ है ऑटोमेटिकली कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लास्पायर वाज अ पर्सन हु सेड कि इस वेट के लिए अलग से मेहनत मशक्कत मत करो, कोई सर्वे वर्वे मत कराओ, ठीक है। ऐसा करो कि बेस ईयर के अंदर में हर एक आइटम जितना जितना क्वांटिटी में कंज्यूम हुआ है उसी को उस आइटम का वेट मानो, उसी को उस आइटम का वेट मानो, और इस फॉर्मूले से इंडेक्स नंबर निकालो। आया आइडिया समझ के नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर। मैं फिर से बताता हूँ बेटा, सब लोग एकदम ईयरफोन को कान में ठीक से घुसा के बढ़िया से सुनो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। लास्पायर एक आदमी था, ये आइडिया तो समझ में आया ना कि वेटेड एग्रीगेट का क्यों जरूरत पड़ा, क्यों मतलब कि सिंपल एग्रीगेट जो है वो इतना अच्छा इंडेक्स नंबर नहीं है, ये क्लियर है बात? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, बढ़िया सर। हाँ, अब लॉजिक ये है, लास्पायर बोल के एक आदमी था, वो बोला कि यार ये वेट डिसाइड करने वाले हम लोग कौन होते हैं, या हम लोग इस वेट को डिसाइड करने के लिए अलग से कोई भी प्रकार का सर्वे वर्वे क्यों कंडक्ट करें, क्यों जाए हम पब्लिक से, क्यों पूछे हम उससे कि भाई तुम क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करता है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करता है। उसने बोला कि एक साफ साफ पैरामीटर, ठीक है। तो लोग बाग पूछा उससे कि क्या है साफ साफ पैरामीटर, वो बोला कि जो भी आपका आइटम है वो बेस ईयर में कितने क्वांटिटी में कंज्यूम करा है पब्लिक ने, ये डेटा तो है ना आपके पास में। तो जो भी आइटम पब्लिक ने जितना भी क्वांटिटी में कंज्यूम करा है उस आइटम का वेट आप उसी को मान, ठीक है। कहने का मतलब है कि रिप्लेस दिस वेट, ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर आइटम बाय द क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम कंज्यूम्ड इन बेस ईयर। बेस ईयर में कोई भी आइटम जितना क्वांटिटी में कंज्यूम हुआ था उसी को उस आइटम का वेट मान, तो ऑटोमेटिकली जो एक फ्लॉ था प्रीवियस मेथड्स में वो दूर हो जाएगा, क्योंकि जो आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम हुआ होगा, जो आइटम कम इंपॉर्टेंट होगा वो कम मात्रा में कंज्यूम हुआ होगा। बोलो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो लेस्पायर ने ये प्रपोज किया कि रिप्लेस द वेट बाय क्वांटिटी ऑफ द आइटम कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, ठीक है। तो उससे एक नया फॉर्मूला मिला अपने को, E01 is equal to, लेस्पायर proposed it to be P1 into Q0 divided by summation P0 into Q0 into 100, ठीक है। और ये जो था दिस
लेटर ऑन केम टू बी नोन एज लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, फर्स्ट वाले में जिसमें अलग से सर्वे कर के वेट अगर आपको अलग से दिया हुआ होगा तो इसका कोई नाम वाम नहीं, कोई स्पेशल नाम नहीं, दिस इज जस्ट वेटेड एग्रीगेट। ठीक है, लेकिन अगर आप वेट के जगह पर डब्ल्यू के जगह पर क्यू नॉट यूज करते हो, क्यू नॉट मतलब क्वांटिटी ऑफ दैट आइटम कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, जीरो इंडिकेट्स बेस ईयर, क्यू इंडिकेट्स क्वांटिटी ऑफ द आइटम कंज्यूम्ड। अगर आप डब्ल्यू के जगह पर क्यू नॉट यूज करते हो तो ये लेस्पायर ने प्रपोज करा था और इसीलिए इससे ऑब्टेन्ड इंडेक्स नंबर का नाम हो जाएगा लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर। यहाँ पर क्यू नॉट का मतलब है बेटा क्वांटिटी ऑफ द आइटम, quantity of the item consumed in base। ठीक है, और इस फॉर्मूले से अगर आप निकालते हो इंडेक्स नंबर तो ये था ए, इसको मैं बी कह देता हूँ। दिस इंडेक्स नंबर विल बी कॉल्ड लेस्पायर्स, लेस्पायर्स भी बोल सकते हो, LASPEYRE इंडेक्स नंबर। रिस्पॉन्ड करो एक बार, नाम, फॉर्मूला, हर एक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। फिर लेस्पायर से बाद में एक और आदमी वो बोला कि यार नहीं नहीं ये बात गलत है। ठीक है, क्यू नॉट को क्यों यूज करते हैं? क्यू नॉट तो पास्ट का डेटा बताता है ना, उस टाइम पर। अब मान लो कि बेस ईयर में कोई एक क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम हुआ होगा, ठीक है, तो वो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट बेस ईयर में रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कि करेंट ईयर में वो सेम क्वांटिटी उतना इंपॉर्टेंट ना रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। जब इनिशियली मार्च 2020 कोरोना नया नया स्टार्ट हुआ था तो हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क, ठीक है, ये सब का जो सेल्स है ये अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। मार्च 2020 का बता रहा हूँ, मार्च 2020 या अप्रैल 2020 का बात करूँ। लेकिन आज के दिन में अगर मैं उनका सेल्स जाके चेक करूं, ठीक है, तो आपको लगता है कि एग्जैक्टली उतना ही रहा होगा कंपेयर टू अप्रैल 2020? ये कम हो गया, कम कम हो हो गया। गया। कम हो गया क्योंकि अब थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रहा है। और इनफैक्ट अगर इसमें भी नहीं फील हो रहा तो ऐसा सोचो कि मान लो कि एक टाइम ऐसा हो फ्यूचर में कभी जब कोरोना पूरा टोटली वैनिश हो जाए, कोरोना खत्म हो, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश सब का सेल जो है वो उसी क्वांटिटी में रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्यू नॉट को वेट मानना, क्यू नॉट यानी कि क्वांटिटी ऑफ दैट आइटम कंज्यूम्ड इन बेस ईयर को वेट मान के किसी भी आइटम का इंपॉर्टेंस डिसाइड करना, इज इट अ वेरी गुड आइडिया और नॉट दैट गुड आइडिया? क्या बोलते? नॉट दैट गुड आइडिया। नॉट दैट गुड आइडिया, उतना अच्छा आइडिया तो है नहीं। तो फिर एक और आदमी आया, उसका नाम था पास्चे, सी पे पास्चे, पास्चेस इंडेक्स नंबर। ये नया आदमी जो पास्चे था ये बोला कि यार नहीं नहीं आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है लेकिन तुम ना एक गलती कर रहे हो। तो मतलब कि पास्ट के क्वांटिटी कंज्यूम्ड के बेसिस पे प्रेजेंट में उस आइटम का इंपॉर्टेंस डिसाइड कर रहा है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो ये भी महंगाई का प्रॉपर आइडिया हम लोग को देगा नहीं। तो हम लोग को यार ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि ऐसा करो कि क्यू नॉट के जगह Q1 यूज करो। Q1 इन द सेंस कि क्वांटिटी ऑफ दैट आइटम कंज्यूम्ड इन द करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर में किसी भी आइटम का जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है उसको वेट मान, ऐसा पास्चे ने प्रपोज करा। दिस डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट इनटू Q इनटू 100, जहां पर इट इज अंडरस्टूड दैट Q1 will represent quantity of the item consumed in not base year but current year। क्या पास्चे का लॉजिक और पास्चे का फॉर्मूला समझ में आया? बोलो भाई, आया नहीं आया? हाँ सर। ठीक, इन करेंट फिर पास्चे के बाद में एक आखिरी आदमी फिशर। ठीक है,
फिशर बोला कि यार नहीं, ये सब आइडिया बोगस है, ठीक है, कि सर्वे करा लो, ठीक है, मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी कंज्यूम्ड को वेट मान लो, करेंट ईयर का क्वांटिटी कंज्यूम्ड को वेट मान लो, ये सब आइडिया में कुछ ना कुछ फ्लॉ है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। उसने क्या प्रपोज करा कि हम लोग को कोई एक ऐसा फॉर्मूला डिसाइड करना चाहिए जिसके अंदर हमें बेस ईयर में क्वांटिटी कंज्यूम्ड का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए और करेंट ईयर में क्वांटिटी कंज्यूम्ड का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए। उससे जो इंडेक्स नंबर बनेगा दैट विल गिव अस द ट्रू पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन और प्राइस राइज और एवरीथिंग एल्स। आया बात समझ? फिशर क्या चाहता था? फिशर चाहता था कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर और क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन करंट ईयर दोनों का थोड़ा थोड़ा उसके अंदर में क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए इंडेक्स नंबर के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। सर। टॉपिक वैसे डिबेटेबल है कि एक्चुअली किसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए कि महंगाई बढ़ गया कि कम हो गया, बट ठीक है, ये उस टाइम पे उन लोग का आइडिया वगैरह था, ठीक है। तो फिशर बोल के एक आदमी आया और उसने भी एक चीज प्रपोज करा। उसका चीज मैं आपको बताने से पहले एक क्लास 11 का चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। अगर बेटा दो नंबर है a, b, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं? a plus b by प्लस 2 करके डिवाइड बाई 2, हाँ हाँ हाँ, फिर से बताओ। a plus b by 2 a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो नाइस ऑफ यू बेटा, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, वेरी गुड। और इसका ज्योमेट्रिक मीन बताइए। root ab रूट, हाँ, मतलब एक्चुअली में अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि मान लो कि जैसे तीन आदमी ए बी सी, उसको तो आप निकाल सकते हो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करके, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स इन्वॉल्व है उनका पहले करो प्रोडक्ट a इंटू बी, और जितना भी नंबर है, मान लो कि दो नंबर है तो इसका पावर चढ़ा दो 1/2। अगर तीन नंबर है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका होगा a इंटू बी इंटू सी, तीनों नंबर का प्रोडक्ट, पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कितना है यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 1/2। तो दिस विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a, b and c, and this will be called geometric mean of a, b। क्लियर है यहाँ तक आइडिया? बोलो एक बार आया। हाँ सर। आपका अच्छा, फिशर ने क्या प्रपोज करा? फिशर ने प्रपोज करा कि यार देखो, जो हमारा इंडेक्स नंबर होना चाहिए उसमें थोड़ा सा Q0 का भी रोल होना चाहिए और थोड़ा सा Q1 का भी रोल होना चाहिए। कहने का मतलब देयर मस्ट बी सम रोल अबाउट quantity of the item consumed in base year and some role of quantity consumed in the current year, quantity of the item consumed in the current year। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, तो डी में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसका नाम होता है फिशर्स, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, आइडियल इंडेक्स नंबर, ठीक है। और इसका प्रपोजल ये था, लेट अस मेक अ न्यू फॉर्मूला कंटेनिंग Q1 एंड Q0 बोथ। और इसने बोला कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ऑलरेडी लास्ट फायर और पास्ट ने दिमाग तो लगा ही लिया है, तो लास्ट फायर और पास्ट का जो भी इंडेक्स नंबर आया हुआ है, जो भी इंडेक्स नंबर आया हुआ है उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं, ठीक है। तो फिशर ने प्रपोज किया ये फॉर्मूला कि भाई इंडेक्स नंबर टू द करेंट ईयर with respect to the base year is equal to under root of, since geometric mean लेना था, under root of summation last pair वाला फॉर्मूला, यानी कि P1 weight taken as Q0 by summation P0 weight taken as Q0 into summation P1 weight taken as Q1 divided by summation P0 weight taken as Q1 and the whole thing, इसका जो भी आंसर होगा whole thing into, ये फॉर्मूला प्रपोज करा फिशर और इसको बोला जाता है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। और याद रखना कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पास्चेस एंड लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर। बताओ आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। बाकी लोग भी यार थोड़ा एनर्जी दिखाओ, कहो कुछ क्लियर है नहीं क्लियर है क्या है? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग को देखो फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू बताओ, ठीक है। और क्वेश्चंस के अंदर में क्या है कि डेटा दिया हुआ रहेगा, डेटा के साथ में अगर डायरेक्टली कोई ना कोई हर एक आइटम का वेट W सेपरेटली दिया हुआ है तो ऑब्वियसली फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट होगा।
और अगर मान लो कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर दिया है तो लास्ट फायर, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन करेंट ईयर दिया है तो पास्ट ईयर, और दोनों दिया है तो फिशर। और वैसे ज्यादातर सवालों में वो खुद ही मेंशन कर देगा कि देखो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बताओ, या लास्ट फायर्स इंडेक्स नंबर बताओ, या पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर बताओ। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने का उसमें जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। तब इसके बेसिस पे बेटा कुछ हम लोग सवाल कर लेंगे, ठीक है। आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एज यू कैन सी द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 2015 with 2010 as a base year by weight aggregate method. weight aggregate method as you all know जो ऊपर अपन ने डिस्कस करा। और कितना अलग अलग टाइप का weight aggregate method है मेरे पास, बताओ जरा एक बार। 4 नाम बता सकते हो? सिंपल, उसके अलावा कौन कौन है? less fires, past shades, fishers. फिशर। अच्छा, इसमें वेट एग्रीगेट मेथड बोल के छोड़ दिया है, लेस्पायर, पास्चर या फिशर का नाम नहीं मेंशन है। तो हम क्या सोचें, सिंपल वाला कि कोई स्पेशल वाला? Simple वाला. सिंपल वाला। डेटा भी वही सजेस्ट कर रहा है क्योंकि वेट दिया हुआ है तो सिंपल वाला ही यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करो। समेशन Summation P1 W by summation P0 W into 100। तो मतलब मेरे को सारे आइटम का P1 W का वैल्यू चाहिए होगा, P0 W का वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आंसर में कितना कॉलम बनेगा, ये तो रहेगा ही, उसमें ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। कौन क्या है उसको पहचान, नो योर कॉलम, कौन क्या है। प्राइस इन द ईयर 2010 आई शुड टेक इट एज P0 इन P1, और जो वेट वाला पार्ट है बेटा W. वो W। तो आंसर में ये तीनों इंफॉर्मेशन वाला कॉलम तो रहेगा ही, साथ में एक कॉलम रहेगा P0 W का और एक कॉलम रहेगा P1 W का। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर. बोलो। हाँ सर। तो देखो आंसर आपका कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा आपका आंसर का टेबल, ओके। कमोडिटी, बेस प्राइस, करेंट प्राइस, W। अब आप लोग बताओ कि बचे हुए कॉलम्स में क्या फिलअप करना चाहिए मेरे को। P0 W P. P0 W बिल्कुल, और P1 चलो तो आओ तो भरते हैं, क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। 1000. क्या होगा? P0 W भरो पहले। 1400. 1400 नेक्स्ट, 2800 2800 नेक्स्ट, 600. नेक्स्ट कितना, 1000, 1000, और लास्ट वाला 800। P1 W का अगर बेटा बात करें तो क्या क्या होगा? 1800, 1800 नेक्स्ट, 3850 नेक्स्ट, 1500 नेक्स्ट, 1200 लास्ट वाला वापस है 1200। फॉर्मूला क्या था एक बार रिकॉल कर लो। Summation 01 is summation P1 W by summation P0 W into 100। तो मेरे को P1 W वाले कॉलम का सम टोटल चाहिए और P0 इंटू W वाले कॉलम का भी सम टोटल चाहिए। तो चलो बताओ क्या हो जाएगा। समेशन P0 W क्या होगा? आई थिंक 6600, ठीक है। और समेशन P1 W लास्ट कॉलम का टोटल 9550। समझ आ रहा है क्या? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर. अच्छा आओ डेटा भर दो। तो दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 9550 अपॉन में 6600 इंटू 100, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को मिल जाएगा 144.69, 144.69, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप सोच सकते हो 144.7। ये है आपका इंडेक्स नंबर। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कितना परसेंट महंगाई बढ़ गया इस इंडेक्स नंबर को देख के इन द ईयर 2015 कंपेयर टू ईयर 2010,
तो क्या आंसर होगा आपका, कितना परसेंट बढ़ा? 44.7. 7% महंगाई बढ़ गई। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर। तो ये वेटेड एग्रीगेट का बेटा सिंपल वाला एप्लीकेशन था। मूव फॉरवर्ड और अगला सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है उसको समझो। कंप्यूट द वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर year 2005 with year 2002 as base year using Laspeyres index number, Fastest index number, Fisher's ideal index number। मतलब वेटेड एग्रीगेटिव फाइंड करना है आपको, ठीक है। वेटेड एग्रीगेटिव फाइंड करना है और उसके अंदर मैं बोल दिया है कि लेस्पायर्स फाइंड करना है, फास्टेस्ट फाइंड करना है और फिशर्स फाइंड करना है। डेटा आपको दिया हुआ, कमोडिटी का नाम, फिर प्राइस इन द ईयर 2002 2005, क्वांटिटीज इन द ईयर 2002 2005। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एकदम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ओके है, क्वेश्चन नहीं ओके है, जवाब दो। ठीक है सर। ठीक है सर। अब बात करें प्राइसेस के अंदर में 2002 वाले को क्या माने? P0। 5 वाले को P1 2002 वाले क्वांटिटी को Q0 और 2005 वाले क्वांटिटी को Q1 अभी लेस्पायर में क्या चाहिए हो मतलब सॉल्व करने के लिए? P1 Q0 और P0 P1 Q0 और P0 Q0। ठीक है, फास्टेस्ट में क्या चाहिए हो? P1 Q1 P0 Q। P0 Q1 और फिशर में ये दोनों ही चाहिए होगा। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। अच्छा, तो मतलब आंसर के अंदर में ये चारों को तो आना ही है, चारों ये पांचों को तो आना ही। इनके अलावा एक्स्ट्रा क्या चाहिए? एक तो इसका कॉलम, एक इसका कॉलम, एक इसका कॉलम और एक इसका कॉलम। तो टोटल आपके आंसर में कितना कॉलम हो? बोलो। 9। डेटा का ऑलरेडी 5 कॉलम रहेगा और 5 कॉलम के अलावा नया डेटा हम लोग को 4 कॉलम में चाहिए। तो 5 4 9। ठीक है, देखो 9 कॉलम का बेटा ऐसा कुछ टेबल होगा आप लोग का। कमोडिटी, गिवन डेटा, ये मिला के हो गया 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8 कॉलम और 9 कॉलम। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। ओके, तो फर्स्ट कॉलम बेटा मैं लिख देता हूँ P0 Q0। नेक्स्ट वाला आप लिख सकते हो P0 Q1। नेक्स्ट वाला यू कैन राइट P1 Q1 और लास्ट वाला यू कैन राइट P0 Q1। ठीक है, और आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ये ऑर्डर आपके अपनी चॉइस के ऊपर है किसको कहाँ रखना है। ठीक है, प्राइसेस का बात करें तो 2002 वाला जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग P0, 2005 वाला इट इज रिप्रेजेंटिंग P1। लास्ट वाला P1 Q0 हो। P1 Q0 गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा हाँ, एक सेकंड रुको मैं ठीक कर देता हूँ उसको। 2002 वाला क्वांटिटी का बात करें तो ये Q0 हो गया, ये Q1 हो गया। हाँ वो ठीक ही बोल रहे हैं। एक P0 Q0, एक P0 Q1, P1 Q1 और एक हम लोग को चाहिए पड़ेगा P1 Q0। ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ एक बार आया ना? हाँ सर। हाँ सर। डेटा बेटा सामने है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। P0 Q0 इन दोनों कॉलम का प्रोडक्ट। ठीक है, 1400 सोचते जाओ बताते जाओ। पहला वाला 1400 1400, नेक्स्ट 2800 2800 है, 600 फिर 800 फिर नेक्स्ट 1000 आएगा शायद, 1000 और 1000। नेक्स्ट P0 Q1 देख लो भाई किसको करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले को। ठीक है, बताओ 1680। नेक्स्ट 32। 2200 नेक्स्ट 800 800। नेक्स्ट 1375। नेक्स्ट 1200। नेक्स्ट अब मतलब नया कॉलम P1 Q1। ठीक है, यानी कि सेकेंड एंड लास्ट में क्या हो जाएगा बोलो? 2160। नेक्स्ट 44
00. नेक्स्ट 2000 2000. 2000 होगा शायद, मतलब 250 इंटू 8 करेंगे ना, हाँ और फिर 1650 50 50. आई थिंक 1800। 1800. 18. और अब चाहिए मेरे को P1 Q नॉट, मतलब ये दोनों सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट। ठीक है, चलो बताओ। 1800 1800. नेक्स्ट 3850 3850 नेक्स्ट 1500 नेक्स्ट 1200 1200. ठीक है, और नेक्स्ट 1200। 1200। क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, अभी लास्ट में मतलब यहाँ एकदम नीचे इनका ना टोटल बता दो, और टोटल में देखो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, बट लेकिन सब में जैसे ये फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला विल बी समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट। ठीक है, सिंबॉलिकली आई विल नॉट राइट बिकॉज थोड़ा सा स्पेस कम है, हाँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी व्हाट, समेशन P नॉट Q1। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। इसका जो सम टोटल आएगा बेटा वो क्या होगा, समेशन P1 Q1। ठीक है, और इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी समेशन P1 Q नॉट। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। तो चलो P नॉट Q नॉट वाले पार्ट का बताओ क्या होना चाहिए, बोलो मेरे को। 6600. 6600, यू आर राइट, 6600। नेक्स्ट वाले का 8255। 8255. नेक्स्ट वाले का 120, 120. और लास्ट वाले का 9550। ठीक है, मैं इनके बीच में लाइन खींच देता हूँ ताकि डिस्टिंक्शन रहे। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब एक एक करके बेटा लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला सपोज करो कि लेस्पायर से फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को, फॉर्मूला क्या था? समेशन P1 Q नॉट बाय समेशन P नॉट Q नॉट इनटू 100। परफेक्ट, P नॉट Q नॉट इनटू। अभी हमारे डेटा के अंदर में P1 Q नॉट जो है वो ये लास्ट वाला है, और P नॉट Q नॉट फर्स्ट वाला है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 9550 अपॉन 6600 इंटू 100। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे मेरे ख्याल में ये आएगा 144.7। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। क्लियर है लेस्पायर से नहीं क्लियर है बताओ एक बार। दो नंबर पे बेटा फास्ट चेस चाहिए अपने को, फास्ट चेस इंडेक्स नंबर। तो इसका फॉर्मूला समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन बताओ P नॉट Q1 इंटू 100। टेबल के हिसाब से P1 Q1 इज 12010 फॉर अस एंड P1 P नॉट Q1 इज 8255। तो क्या आ जाएगा, 12010 डिवाइडेड बाय 8255 होल थिंग इनटू 100। दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पे विल गिव यू 145.49। क्लियर नॉट क्लियर बताओ एक बार। क्लियर सर। क्लियर। और आखिरी वाला क्या है बेटा, थर्ड वाला, फिशर्स। फीचर्स फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इसका बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या था, E01। इनफैक्ट मैं इसमें भी लिख देता हूँ, E01 इक्वल टू E01 इक्वल टू E01 इक्वल टू, इधर भी लिख सकते हैं E01 इक्वल टू
P01 इक्वल टू P01 इक्वल, इसमें भी P01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, समेशन P1 Q0 P1 Q0 बाई P0 Q P0 Q0 into summation P1 Q1 Q1 by by summation Q Q1 whole thing into, ठीक है। तो ऊपर से अगर देखो तो इसका ये रहा और इसका ये रहा, ठीक है। ये वैल्यूज मैं रिप्लेस कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान से देखना, 9550 अपॉन 6600 इंटू 12010 अपॉन 8255। समझ आया क्या सबको, बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। ओके, 8255 एंड होल्डिंग इनटू कितना रहेगा 100, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे प्रॉपर्ली कैलकुलेशन कर के, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, रूट ओवर 2.15 या 15 में सॉरी 10516 जिसको आप अप्रोक्सीमेटली रूट 2 ही मान सकते हो। रूट 2 का वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, 1.41 के आसपास होता है, ठीक है, इनटू 100। बाकी हो सकता है कि इसका रूट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ भी, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी फिलहाल के लिए आंसर इज 1.4509, ये आएगा इसका रूट इनटू 100, सिंप्लीफाई करने पे टू बी 145.0। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। तो ये सारा फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे इन सब टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी एक बात जो है वो बिल्कुल अपन ध्यान रखेंगे कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड फास्टेस्ट इंडेक्स नंबर। ये मतलब एक फैक्ट है, हो सकता है कि ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के कोई चीज में इसको पूछा जाए, ठीक है। ये बात याद रहेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। अगर मैं अपने इंडेक्स नंबर के टाइप्स के बारे में बात करूं दोबारा से कि भाई क्या क्या हो सकता था, तो आप देखो अनवेटेड या फिर सिंपल वाले में देयर वाज सिंपल एग्रीगेटिव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, देयर वाज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, वेटेड एग्रीगेट डिस्कस्ड टुडे, ठीक है। और अब आखिरी, अच्छा इनफैक्ट वेटेड एग्रीगेट में बेटा अपन ने कितना टाइप देगा? 4 टाइप। चार। एक सिंपल वेटेड एग्रीगेट जिसमें W दिया हुआ होगा, बाकी अगर W की जगह पर Q0 लेते हो तो इट बिकम्स लेस फायर्स, Q1 लेते हो तो इट बिकम पास्चेस, और फिर एक दोनों का मिला के कंबाइंड इफेक्ट वाला एक है फिशर्स, ठीक है। तो 4 वेटेड एग्रीगेट देखा है हम लोगों ने, हाँ। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये एक और बच जाता है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो मैं इसका मेथड आपको बताऊंगा और फिर इससे रिलेटेड हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। इसका एक ही तरीका है, इसका भी एक ही तरीका है, इसका 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन से पॉसिबिलिटी पे फोकस करके किससे आंसर निकालना है, ठीक है। पर इसका ऑल टुगेदर एक ही तरीका है, जो तरीका हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बात आया समझ, नहीं आया समझ? आगे तो अभी हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं बताओ, वेटेड क्या टॉपिक रहेगा हम लोग? Average of price relative. एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे जाने से पहले अगर आप लोग को याद हो तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में हम क्या करते थे, पर मेरे को वापस याद दिला सकते हो क्या कोई भी स्टूडेंट? सबका अलग अलग प्राइस रिलेटेड निकाल कर ऐड करता था और उसका एवरेज ले लेते। इस बार भी कुछ वैसा ही आइडिया है, लेकिन वहां पर जब प्राइस रिलेटिव निकाल के और आप मानो कि सिंपली एवरेज ले लेते थे, तो मेनली आइडिया ये था कि आप सारे आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे, ठीक है ना, सारे आइटम को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे। लेकिन फिर से इसका तर्क ये है कि भाई सारा आइटम तो इक्वली इंपॉर्टेंट होता नहीं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव में क्या करना है आपको कि आपको
सारे आइटम का इंडिविजुअली पहले प्राइस रिलेटिव निकालो। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, बहुत ही सिमिलर आइडिया है वहां से। खाली यहाँ पर क्या करेंगे कि हर आइटम के साथ में एक तो वेट एसोसिएट कर देंगे, ताकि ये पता चले कि भाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा अच्छे से काउंट किया जाए और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा कम अच्छे से काउंट किया जाए। इसीलिए सारे आइटम के साथ में एक तो वेट एसोसिएट किया जाए। तो द आइडिया इज कि फर्स्ट फाइंड प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच आइटम, फर्स्ट फाइंड प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच आइटम। समझ में आया पहला पार्ट क्या करना है? हाँ सर। अच्छा, प्राइस रिलेटिव ये जो सामान है बेटा, प्राइस रिलेटिव ये जो सामान है अपनी, इसको एक और नए सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए सिंबल है आई। क्या सिंबल है बताओ? आई। और किसी भी आइटम के प्राइस रिलेटिव का जो फॉर्मूला था वो क्या था? P1 P1 by P1 not into 100. into 100, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग को जो वेटेड एवरेज के हेल्प से जो इंडेक्स नंबर निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है? सुनो ध्यान। P01 यानी कि इंडेक्स नंबर ऑफ द करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको हर आइटम का प्राइस रिलेटिव निकालना है, P1 बाई P0 इंटू 100। ये हो गया किसी भी पर्टिकुलर आइटम का प्राइस रिलेटिव। इससे एसोसिएटेड आपको कोई ना कोई वेट दिया होगा, हर आइटम के लिए एक कोई ना कोई आपको वेट दिया होगा, ठीक है। तो इनटू उस आइटम का वेट, इनटू उस आइटम का वेट, ठीक है। और इसका इसका करना है आपको समीशन, इसका करना है आपको समीशन। होल थिंग डिवाइडेड बाय, होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे पिछले बार क्या होता था? सम ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज या नंबर ऑफ आइटम्स, क्या बोलते हो? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जो भी बोलते हाँ हो। सर। हाँ सर। अच्छा, इस बार लेकिन बेटा नीचे हम लोग सिंस सबको वेट वगैरह दे दिए हैं, तो नीचे नंबर ऑफ ऑल आइटम्स नहीं होगा, इस बार नीचे होगा समीशन W, सम ऑफ ऑल द वेट्स, सारे आइटम का जितना भी वेट वगैरह है सबका सम टोटल। आया आइडिया समझ के? नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे। और इसको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना चाहूँ, प्राइस रिलेटिव वाले पार्ट को अगर मैं आई से रिप्लेस कर दूं, तो ये सेम फॉर्मूला मेरे को कैसा दिखने लगेगा? कह सकते हो क्या? समीशन Commission IW IW by by summation W. by summation W. And what is I here? price Price relative. related Price relative of each item. What is W here? Weight of the item. weight Weight of the item. तो the idea is very simple. I will again say it. ठीक है कि आप सिंपली सारे आइटम का इंडिविजुअली क्या निकालो? प्राइस रिलेटिव निकाल लो, उसके प्राइस रिलेटिव को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो। हर एक आइटम के लिए ये प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। हर एक आइटम के लिए आपको उस आइटम का प्राइस रिलेटिव इनटू उसका वेट निकालना है, और फिर उस चीज का सारे आइटम का जो वैल्यू आएगा, आई इंटू डब्ल्यू का जो वैल्यू आएगा सारे आइटम के करस्पॉन्डिंग, उसका आपको लेना है समीशन, और नीचे लेना है आपको सारे वेट का समीशन, नीचे आपको लेना है सारे वेट का समीशन, और इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट विल बी कॉल्ड इंडेक्स, दैट विल बी कॉल्ड इंडेक्स। खास बात ये याद रखना कि वेटेड एग्रीगेट में ऐसे बाहर एक 100 मल्टीप्लाइड होता था, ठीक है। वेटेड एवरेज में ये बाहर 100 मल्टीप्लाइड नहीं होगा, ये अपना जो 100 है वो यहाँ पर ऑलरेडी अपना रोल प्ले कर ले रहा है, ठीक है, प्राइस रिलेटिव वाला। तो यहाँ बाहर कोई अलग से 100 मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है, मिस्टेक मत कर। क्लियर है वेटेड एवरेज का लॉजिक एंड फॉर्मूला एंड एवरीथिंग? हाँ सर। अच्छा, तो आप क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर में। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ध्यान से। देखो, फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2019 ऑन द बेसिस ऑफ 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अच्छा, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक ही तरीका है। वेटेड एग्रीगेट में 4 ऑप्शन है, लेकिन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में सिर्फ एक तरीका है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ। यहाँ हाँ सर। अब देखो, आइटम का नाम 2017 यानी कि बेस ईयर में उसका प्राइस, 2019 यानी कि करेंट ईयर में उसका प्राइस, और उसका करस्पॉन्डिंग वेट वगैरह आपको दिया हुआ है। तो जो प्राइस इन 2017 है उसको मेरे को क्या सोचना चाहिए? P0, P0, P1 और W, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है इसका? समेशन IW, ठीक है, बाई समेशन W। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? बोलो आया ना?
हाँ सर। ओके, तब आप आंसर में देखो कि क्या क्या मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आइटम का नाम, उसका वेट, प्राइस इन 2017, प्राइस इन 2019। एक तो मेरे को आई निकालना पड़ेगा अलग से, सबका प्राइस रिलेटेड, और उसके बाद में आई इंटू डब्ल्यू निकालना पड़ेगा मेरे को अलग से, ठीक है, सबके प्राइस रिलेटिव और वेट का प्रोडक्ट। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, बताइए बात विद्यार्थी, बताओ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा। तो पहला आइटम बेटा फूड है सपोज करो, तो फूड का प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होना चाहिए? बोलो। 280 by 200 into 280 बाई 200 इंटू, 100. क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। और ये बेटा सॉल्व करने पे आएगा 140, 140. 140, ठीक है। रेंट का प्राइस रिलेटिव क्या हो जाएगा? 200. It will be 200 by 100 into 100, and which is yes, 100 by 100 into 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100। नेक्स्ट वाला ऑरली बताओ क्या होना चाहिए? 120 by 150 into 100 कितना आएगा? अच्छा एक 80. नेक्स्ट वाले का 80 होगा, प्रीवियस वाले का वो 200 आना था, मैंने गलती से 200 होगा। अच्छा, क्लोथ का कितना बता रहे हो? 80। 80. और फ्यूल का कितना हो जाएगा? 200. 200। अब इस सबका डब्लू अलग से मेरे को दिया हुआ, ठीक है ना, ये वेट डब्लू है, तो चलो आई इंटू डब्लू बताओ। फर्स्ट केस में कितना? 42. 4200. 4200. नेक्स्ट 4,000. 4000. नेक्स्ट 1600. 300. 1600. हाँ नेक्स्ट 2000. 2,000. 2000. 2000। कहानी खत्म। बोलो। अब एक चाहिए मेरे को समेशन डब्लू, और एक मेरे को चाहिए समेशन आई डब्लू, ठीक है। समेशन डब्लू मतलब इस कॉलम का सम टोटल कितना हो जाएगा? आई थिंक 80 आना चाहिए, 80, ओके, इधर 80, और लास्ट कॉलम का सम टोटल 11,800. 11,000. 11,800। अब सिंपली जो हमारा फॉर्मूला था E01 इज इक्वल टू कव क्या था? Summation Summation IW by Summation IW by summation. बाई समेशन डब्लू, ठीक है। क्या हो जाएगा? 11800 अपॉन 80। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर. बोलो। हाँ सर। तो सॉल्व करके दिस विल गिव यू 147. ये होना चाहिए आपका आंसर। क्लियर नॉट क्लियर? Clear sir. क्लियर। एक सवाल और करते हैं, ऐसा बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है, बस डेटा का वैल्यू चेंज किया हुआ। देखो, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 2011 as base year by weighted average of price relative method from the following data। एग्जैक्टली सेम है, बस कमोडिटी का नाम, फिर सबका वेट, फिर प्राइस पर यूनिट इन 2011 यानी कि बेस ईयर का प्राइस, प्राइस पर यूनिट इन 2015 यानी कि करेंट ईयर का प्राइस। तो 2011 वाले को क्या मानना चाहिए हम लोग को? P0, Yes. P1, और ये हो गया W। आंसर में भी सेम ही फॉर्मेट रहेगा, कमोडिटी का नाम, सबका वेट, P0, P1, अब प्राइस रिलेटिव निकालो, IW निकालो, और बस आंसर पा लो, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव के लिए ऑरली बात करते जाते हैं, और डेटा मेरा कैलकुलेट करके रखा हुआ था, मैं एक बार डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन कर करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कमोडिटी ए का प्राइस रिलेटिव क्या होना चाहिए, ऐसे सोचो, 40 बाई 32 इंटू 100। थोड़ा आप लोग भी बस 120. नंबर को बताओ आप लोग, तो आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि समझ में आ रहा है आप लोग। बोलो क्या होना चाहिए ए का प्राइस रिलेटिव? 40 by 32 into 40 by 32 into 100. इंटू 100, तो ये सिंप्लीफाई करके आई थिंक आ जाएगा आपकी 125, 120. ठीक है। बी का बताओ क्या होना चाहिए? 120 by 80 into 100. तो वो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा बेटा 150. 150। नेक्स्ट
1 by 1 into 1. 100 ही रहेगा। नेक्स्ट 15.36 by 10.24 into 100. इसको सॉल्व करके आएगा आपको 150। नेक्स्ट 3 by 4 into 100. 3/4 इंटू 100, इसको सॉल्व करके आ जाएगा शायद 75। 75. ठीक है। अब सबका वेट दिया हुआ है और सबका आपने प्राइस रिलेटिव भी निकाल लिए। वेट और प्राइस रिलेटिव का प्रोडक्ट चाहिए, इनको करो, प्रोडक्ट करो, कितना आएगा बताओ। 5000. 5000 बिल्कुल सही। नेक्स्ट 3750 50. 500. 500। नेक्स्ट 2000. 3000। नेक्स्ट 750। 7. Sir, अब 2000. मेरे गलती बोल दिया क्या? Sir, वो 3000. अच्छा हाँ 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 2000 होगा सर, इसका 2000। रुक जाओ, गलती यहाँ नहीं हुआ, गलती कहीं। इसका ये जो प्राइस रिलेटिव था ये 100 ही होना चाहिए था, ये 200 होना चाहिए था। 200 भी नहीं, 150 होना चाहिए था शायद, 150। ठीक है, और वो 3000 करेक्ट। क्लियर है? हाँ सर. ठीक है। अब कुछ खास नहीं, अब तो बस इसका सम टोटल चाहिए और इसका सम टोटल चाहिए। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा सर. समेशन W का वैल्यू बेटा सॉल्व करके यहाँ से आपको मिल जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ से समेशन IW करके आपको मिल जाएगा, बताओ जोड़ के कितना आ रहा? 13,000 सर। 13,000 करेक्ट। 13,666। और बस यहाँ से फॉर्मूला लगा दो। इंडेक्स नंबर P01 इक्वल टू क्या होता है? समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W, which is equal to 13,823 divided by 100. So, very simple calculation, it is 130. आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर. आ गया सर। तो मेनली तो यही सारा का सारा फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ वो क्लास 10 में होता था ना, जैसे यहाँ पर तो क्या है कि ये पूरा डेटा देखिए मेरे से इंडेक्स नंबर पूछा हुआ, तो एक उल्टा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि इंडेक्स नंबर बता देगा, डेटा के टेबल में से कहीं कहीं से कुछ कुछ डेटा गायब कर देगा, कहीं कहीं पे एक्स लगा देगा, मान लो कि 25 हटा के यहाँ एक्स बोल देगा, तो बोलेगा पता करो एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उन सब टाइप का आप थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह है, तो उसमें 3-4 टू है, एक आज अपन करते हैं। ठीक है, और एक करने के बाद में बाकी अपन अगले क्लास में देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन होता है, बस इसमें क्या है कि इंडेक्स नंबर आपको बता देगा और डेटा के टेबल में से कोई कोई वैल्यू गायब कर दे, वो आपको क्या है कि दिमाग लगा के खुद से निकाल। तो देखो क्या है इसमें, टेकिंग 2005 एज बेस ईयर एंड विद इंडेक्स नंबर 100, मतलब इंडेक्स नंबर का वैल्यू बता दिया 100, द इंडेक्स नंबर इन 2012 यूजिंग weighted average price relative is 182 for the following data। चलो थोड़ा सा इसको ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। टेकिंग 2005 एज अ बेस ईयर एंड विथ इंडेक्स नंबर 100, यानी कि 2005 का इंडेक्स नंबर बताया हुआ। क्लियर है? इसका कोई खास वैसे रेलिवेंस है नहीं। द इंडेक्स नंबर इन 2012 यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव इज 182 फॉर द फॉलोइंग डेटा। वो आपको याद है ना कि मैंने बोला था कि जब कभी भी हम बोलते हैं किसी आदमी का इंडेक्स नंबर करेंट ईयर के अंदर में मान लो कि 140 है, तो इसका मतलब है कि बेस ईयर में 100 और 40% इंक्रीज हुआ तो करेंट ईयर में 140 हो गया। वाला लॉजिक ध्यान है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो उस हिसाब से ये लिखा हुआ है, बाकी इस वाले लाइन में ये इंडेक्स नंबर 100 को खास काम है नहीं। ठीक है, खास काम किसका है? खास काम इस 182 का है। ठीक है, और बोला हुआ है कि दिस इज फाउंड 182 इज फाउंड बाय यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड मतलब आपको जो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 2012 का, वो है 182, एंड ये जस्ट ऐसे फालतू का लाइन लिखा हुआ है, इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं कि 2005 में इंडेक्स नंबर 100 था। जब भी 2012 में 182 है और बेस ईयर 2005 मान के चल रहे हैं, तो वो बेस ईयर में 100 ही रहा हो, ऐसा स्टैंडर्ड मतलब प्रोटोकॉल है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या? हाँ सर। हाँ। ओके, अब देखो बेटा ये टेबल है आपको, दिस इज कमोडिटी, दिस इज वेट, दिस इज प्राइस पर यूनिट इन 2005, प्राइस पर यूनिट इन 2003। अब टेबल नहीं सॉरी 2012। ठीक है, अभी टेबल देखते हैं। तो टेबल के अंदर में अगर मैं वेटेड
एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालना चाहूँ उसके लिए तो वही सब है ना कि वेट चाहिए होता है मेरे को, बेस ईयर चाहिए होता है और करेंट ईयर चाहिए होता है, प्राइस रिलेटिव चाहिए होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होती है, ये बेस ईयर नहीं होगा, ये करेंट ईयर, करेंट ईयर 2012, फिर ये प्राइस रिलेटिव और ये आईडब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर वेट्स मैंने पहले से फिलअप करके रखा है, लेकिन मैं फिलअप करने का आइडिया आपको बता रहा हूँ। हाँ, पहला वाला 40 दिया हुआ है, नो इश्यूज। दूसरा वाला x दिया हुआ है, नो इश्यूज, चलेगा। तीसरा वाला 10 दिया हुआ है, दैट इज आल्सो नो इश्यूज। यहाँ पर लेकिन y है, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा है 50 माइनस एक्स, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 50 माइनस एक्स। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट बिकेम 50 माइनस एक्स। सिंस यहाँ पर जो वेट है, ठीक है, सारा का सारा जो वेट है 100 दिया हुआ, इसमें एक लाइन और क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ टाइप नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ। ये एमएल अग्रवाल से ही है, तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इफ द सम ऑफ द वेट्स is 100, find x and y. This is the complete question. Okay, एक लाइन मिसिंग था यहाँ से। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो सारे वेट का सम बेटा कितना होना चाहिए? 100। 100। तो जरा सोचो, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 50, है ना? 50 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 100। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको यहाँ से? 50। 50। तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको? 50 माइनस एक्स। ठीक है, आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? आ रहा सर। आ रहा है। और जानबूझ के ऐसा क्यों करा? क्योंकि एक वेरिएबल रहेगा तो सॉल्व करना मेरे लिए इजी होगा। ठीक है, तो आपको भी जो फ्यूचर में क्वेश्चन वगैरह मिलेगा उसमें क्या है कि अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो सारा वेट का सम आपको दिया हुआ ही रहेगा। तो पहले ही आप क्या करना कि ये एक इक्वेशन बनाना कि सारा वेट का सम जो है वो इतना होना चाहिए, और यहाँ से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेना, तो उसी को यहाँ पर बिठाना, जिससे कि क्या है कि फ्यूचर में इस पूरे टेबल में जो भी वेरिएबल अराइज होगा जहाँ कहीं पे भी, वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल अराइज, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। लॉजिक समझ में आया? डी को 50 माइनस एक्स कैसे लिखा और क्यों लिखा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब बेटा सबका प्राइस रिलेटिव निकालने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या होगा? 24/20 इंटू 100 आ रहा है समझ? हाँ सर। सिंप्लीफाई करके इट विल बी 120। नेक्स्ट वाले में इट विल बी अगेन 20/10 इंटू 100। ठीक है, दिस विल बी 200। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसी तरीके से इट विल बी 30/5 इंटू 100, 600। नेक्स्ट वाला 40/40 इंटू 100। 100। अब जरा IW का बात करते हैं, IW का बात करते हैं। तो बताओ मेरे को IW क्या हो जाएगा पहले वाले के केस में? आई थिंक 48 4800। नेक्स्ट वाला बेटा 200x। 200x। नेक्स्ट वाला 6000 और लास्ट वाला 5000 माइनस 100x। क्या? हाँ सर। सम टोटल अगर करते हैं तो फर्स्ट वाले में मेरे को पता ही कि टोटल वेट मेरे को कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ, और जोड़ोगे भी तो भी 100 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। मतलब x विल गेट कैंसल्ड, 50 10 60, 60 और 40 100। ठीक है, बोलो। हाँ सर। और लास्ट वाले में बेटा सबका अगर मैं सम टोटल फाइंड करूं तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 15800 प्लस 100x। आया समझ? नहीं आया समझ? आगे आगे। अब बेटा P01 का फॉर्मूला क्या था वेटेड एवरेज के हिसाब से? समेशन IW बाई समेशन W। W। वैल्यू बताओ। P01 का
यानी कि करंट ईयर के इंडेक्स 182. नंबर का वैल्यू 182, ठीक है। तो दिस विल बिकम 182 समेशन IW का वैल्यू 15,800 plus 100x. 15,800 plus 100x divided by summation W का वैल्यू 100. So this implies 18200 is equal to 15800 plus 100x, ठीक है। और यहाँ से 100x is equal to कितना आ जाएगा? I think 3600 3600, सही बोल रहा हूँ क्या? ये गलत बोल रहा हूँ? Sir, 2400. 2400. अच्छा 2400, नहीं ठीक है 2400, हाँ 2400 सही कह रहा हूँ, थोड़ा गलत सोचने लग गया। यहाँ से x कितना है बेटा? 24. और सिंस सारा वेट का सम 100 था, तो वहां से हमने x और y में पहले ही एक रिलेशन निकाल रखा था कि y इक्वल टू कितना आ रहा था 50 minus 50 minus 6, तो उस हिसाब से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 minus 54 which 26. is equal to, therefore we can see कि x equal to कितना आ गया 24 और y is equal to कितना आ गया 26। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो एक बार। आया सर। आ गया। तो इस टाइप का भी सवाल वगैरह बेटा आ सकता है, ठीक है। बाकी अपन अब अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा इंडेक्स नंबर एंड वी विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ठीक है। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. Thank you, sir. बेटा Thank you, sir.